व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण और होम्योपैथी पर ये टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि इन्फेक्शन सबका जो इलाज है वो हम होम्योपैथी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं और कितना सुरक्षित है ये तरीका। हम देख रहे हैं कि मतलब साधारण बोलचाल के भाषा में स्पर्श रोग, संपर्क रोग या छुआछूत की बीमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं कि संक्रमण हो गया है। और जनरली जो आदमी कम पढ़े लिखे हैं या मतलब कई बार पढ़े लिखे लोग भी वो कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं कि कितने तरह के इन्फेक्शन हैं। अब संक्रमण के लिए यानी कि इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसी के हिसाब से संक्रमण का टाइप भी है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। और हम देख सकते हैं कि मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा या मतलब सिफिलिस, गनेरिया, एड्स या निमोनिया, खांसी, जुकाम, हैजा, तपेदिक, प्लेग, ये सारे इन्फेक्शन के ही कारण फैलने वाली बीमारी है। तो अलग अलग टाइप का है। बहुत दिलचस्पी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्फेक्शन। बहुत दिन से और बहुत काम हुआ है इस पर। अगर मतलब मेडिकली इसको परिभाषित करने की बात हो तो हम कह सकते हैं इन्फेक्शन इज ए मेडिकल कंडीशन इन व्हिच सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, वायरस एंड फंगस एट्सेट्रा may make invasion into the body tissues। अब ये बॉडी टिश्यू क्या हो सकता है, तो एनिमल भी हो सकता है और मतलब ह्यूमन बीइंग का सेल हो सकता है या प्लांट सेल भी हो सकता है। तब इस तरह से जो अलग अलग जीव में इन्फेक्शन होता है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में भी माने डाइवर्सिटी है। अब पूरे दुनिया में अगर हम एक आंकड़ा का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि 40% यानी कि 40% जो मौत का कारण है वो इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? आपसी संपर्क से हो सकता है या वायु द्वारा फैल सकता है, या मतलब कभी कभी जो महामारी फैलती है तो उस समय में भीड़ भाड़ वाले इलाके में वायु सबसे बहुत फैल जाता है। या फिर कभी कभी भोजन अगर होटल सब में हम खाते हैं या मतलब चाय पीते हैं और मतलब साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाए तो भी हो सकता है। तो संपर्क से हो सकता है या उसका कुछ एजेंट हो सकता है, पानी हो सकता है, वायु हो सकता है या दूषित भोजन हो सकता है, नीडल हो सकता है। ये सब एजेंट हो सकता है जिसके द्वारा ये फैल सकता है। कई बार मक्खी के द्वारा जैसे द्वारा भी मतलब इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन चर्चा होता है इन्फेक्शन में, तो बैक्टीरिया का यानी कि जीवाणु का। और एंटीबायोटिक का भी कंजम्पशन कितना ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया का एंटी करे। तो ये जो बैक्टीरिया है वो धरती पर जीवन के शुरुआत के समय ही आए, जब पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी का जन्म हुआ। उसके बाद जो धीरे धीरे इसका जो वातावरण अनुकूल होने लगा ह्यूमन बीइंग के या मतलब जीव के रहने के अनुकूल, तो उसके बाद बहुत अर्लियर ही इसका शुरुआत हुआ। मतलब जीवन के शुरुआत में जो हम देख सकते हैं कि बहुत पहले ये जीवाणु ही आए, आदमी और जानवर से बहुत पहले। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं। जब मतलब पृथ्वी धीरे धीरे जब ठंडी होती गई तो इसका जो लोकेशन सब है आप देख सकते हैं, पहाड़ की चोटी या बर्फीले ध्रुव या खौलता पानी या मतलब जो हवा है या ज़मीन से कई मील नीचे तक ये इसका अस्तित्व रहता है बैक्टीरिया का। या
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका। और वायरस तो बहुत विलक्षण जीव है, सालों साल तक ऊपर आ रहेगा, और जब उसको लिविंग सेल मिलेगा तो जर्मिनेशन शुरू कर देगा, रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा। नहीं तो कई बार तो इसीलिए उसको सजीव और निर्जीव के मध्य भी रखते हैं वायरस को। तो अब जो इससे पहले जब एंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले बहुत सारे बीमारी सब अस्तित्व में था, और फिर एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ। तो एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक में कई बार जो है हम जीवाणु के अगेंस्ट में लगा देते हैं और एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, और कई बार एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लगा देते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में। जैसे कि पेनिसिलिन जो दवा है, पेनिसिलियम फफूंद से बनाया गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेनिसिलिन के आने के कुछ समय बाद स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो जीवाणु के कुछ नमूने थे, तो उनमें जो एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म होना शुरू हो गया था। तो इस तरह से जो एंटीबायोटिक का हम जनरेशन सब देख सकते हैं कि कैसे एक एंटीबायोटिक का प्रतिरोधक डेवलप हो गया, कैसे एक बैक्टीरिया में अब एंटीबायोटिक काम करना बंद कर दिया, कैसे सुपर बग की बीमारी हो गई। कई बार जो डॉक्टरों को कुछ समझने में नहीं आ रहा था, अंधाधुंध एंटीबायोटिक का यूज करते रहते हैं। वो ये भी ध्यान नहीं देते हैं कई बार कि हमारे मुंह, गले, नाक इस सब में जो लाभदायक जो बैक्टीरिया हैं वो भी इससे प्रभावहीन हो जाएंगे। और यही जो एंटीबायोटिक है, अब अगर अंग्रेजी में हम एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन या वेकोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ढेरों सारी एंटीबायोटिक आज के सामने है, और इसका दुरुपयोग भी हुआ है। और दुरुपयोग के कारण कई बार जो है सुपर बग के नामक बीमारी से लोग पीड़ित हो जाता है, जिसमें कि एंटीबायोटिक असर कर देना ही बंद कर देता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ये इन्फेक्शन होता है ये ट्रांसमिसिबल होता है। कैसे? तो स्नीजिंग से हो सकता है, कफिंग से हो सकता है, या फिजिकल कांटेक्ट से हो सकता है। माइल्ड या मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन, बर्निंग, कफ, डायरिया, फेटिगो, मस्कुलर पेन, नोसिया, वोमिटिंग, रैपिड पल्स या रैपिड ब्रीथिंग, ये सब हो सकता है। और होम्योपैथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कई बार जो हायर एंटीबायोटिक से थक जाता है डॉक्टर, और अगर नहीं मतलब ठीक कर पाता है तो उसको आप होम्योपैथी दवा से जो है कई बार सीवियर इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, गैंग्रीन जैसा चीज़ भी ठीक हो जाता है। एक ऐसा ही केस आया था मेरे पास जिसमें उसका घाव नहीं ठीक हो रहा था। मैंने मेडोरिनम 1 ml और थूजा 1 ml दे करके उसके घाव को ठीक कर दिया। तो कई बार हम देख सकते हैं कि कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये थ्रोट इन्फेक्शन का है दवाई तो ये स्किन इन्फेक्शन का है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। कई बार आप सिम्टम्स के हिसाब से और केस को रिपोर्टराइज करके क्रिटिकल जो केस सब होता है इन्फेक्शन का उसको भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से इसको कैटेगराइज करें तो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बेलाडोना, लेकेसिस, लाइको, फाइटोलेका, मार्कसोल और हिपर सल्फर जैसी दवाइयाँ हैं। और भी दवाइयाँ हैं जैसे मैरिस्टिका हो गया, या काली म्यूर हो गया। ये सभी दवाइयाँ काफ़ी प्रभावी हैं थ्रोट इन्फेक्शन में। तो इसको हम दवाई डॉक्टर के निर्देशन में लेते हैं। इसका डोज कई बार तो एक खुराक बेलाडोना से थ्रोट इन्फेक्शन सही हो जाता है, या हिपर सल्फर 30 पावर में एक खुराक देने से मैंने कई टॉन्सिल के केस को ठीक किए हैं। तो इसी तरह से स्किन इन्फेक्शन की बात है तो इसमें सल्फर, कैलेंडुला, हाइपेरिकम, सैलेसिया, हिपर सल्फर, गन पाउडर और ग्रेफाइटिस जैसी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा अगर
ब्लैडर इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें बर्बेरिस वुल्गेरिस, चिमाफिला, हेड्रेस्टिस, एपिस, कैंथेरिस, सर्सापिरेल्ला, लाइको और थुजा जैसी दवाइयां हैं। फिर स्टोमैक इन्फेक्शन की बात करें तो आर्सेनिक एल्बम, नक्स वोमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और पल्स्टिला जैसी दवाइयाँ काफ़ी लाभप्रद हैं। और साइनस इन्फेक्शन की बात करें तो कालीबाइक्रोम,